तो चलिए आज कहानी जानते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बिना एक भी तलवार उठाए एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जी हां, ये महात्मा गांधी के आंदोलन की कहानी है। एक ऐसे विचार की जिसने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत भई हथियारों में नहीं बल्कि सच में होती है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य और उसे हराना है, वो भी बिना एक भी हथियार के। है ना? सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। पर जानते हैं, यही सवाल गांधी के पूरे संघर्ष का, उनकी पूरी लड़ाई का सेंटर पॉइंट था। और इसका जो जवाब उन्होंने दिया, उसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, हमारी ये कहानी किसी महात्मा से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है लंदन से पढ़कर लौटे एक नौजवान वकील से, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, उनके पास डिग्रियां थी, बड़े बड़े सिद्धांत थे, पर वो एक चिंगारी जो इतिहास बदलने वाली थी, वो अभी तक गायब थी। और फिर किस्मत उन्हें एक कानूनी केस के सिलसिले में खींच ले गई दक्षिण अफ्रीका। और यही वो जगह थी जहां वकील मोहनदास का सामना उस कड़वी सच्चाई से हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। साल था 1893। स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग। सोचिए, हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट है और फिर भी सिर्फ चमड़ी के रंग की वजह से मोहनदास गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उस ठंडी रात में स्टेशन पर अकेले कांपते हुए उस नौजवान वकील को सिर्फ अपना अपमान महसूस नहीं हुआ। नहीं, उन्हें लगा जैसे ये पूरी इंसानियत का अपमान है। और बस यही थी वो चिंगारी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। उसी अपमान की आग से जन्म हुआ एक नए विचार का, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह, या कह लें सच की ताकत। ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट या विरोध नहीं था, ये तो अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। एक ऐसा हथियार जिसमें लोहा नहीं बल्कि मजबूत इरादे और नैतिक हिम्मत थी। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी। जानते हैं, गांधी ने अपनी जिंदगी के पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। इन 2 दशकों में उन्होंने सिर्फ नटाल इंडियन कांग्रेस ही नहीं बनाई, बल्कि सत्याग्रह को एक सोच से एक असली शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। और यहीं पर वो वकील एक जन नेता बन गया। तो जब 1915 में गांधी भारत वापस आए तो वो पुराने वाले वकील नहीं थे जो देश छोड़कर गए थे। अब उनके तरकश में एक आजमाया हुआ तीर था, सत्याग्रह। और अब बारी थी इस हथियार को अपनी ही मिट्टी पर, अपने ही लोगों के लिए आजमाने की। और ये रणनीति भारत की जमीन पर भी कामयाब रही। पहले चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, फिर खेड़ा में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए, और फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। एक के बाद एक इन जीतों ने ये बात पक्की कर दी कि सत्याग्रह सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाली एक जबरदस्त ताकत है। लेकिन ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां जीती थीं, ये तो बस शुरुआत थी। अब वक्त आ गया था इस लड़ाई को कुछ गांवों या शहरों से निकालकर पूरे देश की लड़ाई बनाने का। अब लक्ष्य कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, नहीं, अब लक्ष्य था सीधा ब्रिटिश राज की जड़ों पर वार करना। और फिर 1920 में गांधी ने वो कर दिखाया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था, असहयोग आंदोलन। लाखों करोड़ों भारतीयों ने स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा लगा मानो पूरा देश एक साथ जाग गया है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चौरी चौरा में हिंसा की एक घटना हुई और गांधी ने अचानक पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया। और यहीं पर गांधी का वो सिद्धांत सामने आता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने साफ कह दिया कि मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रास्ता हमेशा अहिंसा का ही होगा। उनके लिए हिंसा से मिली जीत जीत नहीं, बल्कि हार से भी बदतर थी। तो चलिए अब आते हैं उस पल पर जो आजादी की लड़ाई की पहचान बन गया, नमक मार्च। सोचिए, बस एक मुट्ठी नमक और उसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचकर देखिए, 240 मील, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। गांधी और उनके सिर्फ 78 साथी साबरमती आश्रम से दांडी के समंदर किनारे तक पैदल चले। ये सिर्फ चलना नहीं था, ये एक सोए हुए देश को जगाने की पुकार थी। और मकसद बहुत सीधा था, पर बहुत गहरा। अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ना। देखिए, नमक हर घर की, हर इंसान की जरूरत है, और उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने सीधे सीधे लोगों के स्वाभिमान को ललकारा था। और गांधी ने बस उसी ललकार को स्वीकार कर लिया। और इसका जो असर हुआ वो किसी सुनामी से कम नहीं था। देखते ही देखते पूरे देश में गली गली में लोग नमक बनाने लगे, कानून तोड़ने लगे।
लाखों लोग जेल गए, गांधी खुद गिरफ्तार हुए, पर आंदोलन की आग बुझने के बजाय और भड़क गई। दुनिया भर के अखबारों में ब्रिटिश राज की थू-थू हुई और उस साम्राज्य का जो नैतिक दिखावा था वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। अब साल आता है 1942। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। गांधी को लगा बस यही सही मौका है आखिरी चोट करने का, और उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। संदेश बिल्कुल साफ था, अब या तो आज़ादी या फिर इस कोशिश में मौत। भारत छोड़ो आंदोलन वो चिंगारी साबित हुआ जिसने पूरे देश में आग लगा दी। गांधी समेत सारे बड़े नेताओं को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस बार एक कमाल की बात हुई। जनता खुद ही नेता बन गई। आंदोलन अब लोगों के हाथ में था और अंग्रेजों के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर था, अब पैकअप का टाइम आ गया है। तो दशकों का संघर्ष, न जाने कितने बलिदान, और फिर आखिरकार वो सुबह आई जिसका सदियों से इंतजार था। लेकिन ये जीत अपने साथ एक ऐसा दर्द लेकर आई जिसने गांधी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट गईं और देश ने पहली बार खुली हवा में सांस ली। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, एक ऐसी जीत जो गांधी की रहनुमाई में लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान से मुमकिन हुई थी। पर एक मिनट, जिस दिन दिल्ली में आज़ादी के जश्न का शोर था, उस जश्न का हीरो गांधी वहां थे ही नहीं। वो तो दूर बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों में लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, शांति की अपील कर रहे थे। सोचिए, जिस आज़ादी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उसका जश्न मनाने के बजाय वो उसके साथ मिले जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। आज़ादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे। 30 जनवरी 1948 एक प्रार्थना सभा में उनकी हत्या कर दी गई। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अंत हिंसा से हुआ। उनका शरीर तो चला गया, पर उनके दो सबसे बड़े हथियार, सत्य और अहिंसा, वो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए मौजूद हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज की इस दुनिया में जो नफरत, हिंसा और झूठ से भरी पड़ी है, क्या गांधी के सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं? क्या सच की ताकत आज भी दुनिया के सबसे बड़े हथियारों को मात दे सकती है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।